हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं पीशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा अलग टॉपिक बनाने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा किसी सामान्य केस के अंदर, तो उसके क्या अधिकार हैं, उसको क्या क्या जानने के अधिकार हैं। इसके अलावा उसके जो सामान्य अधिकार हैं उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, और उसके जो बचाव के क्या प्रावधान है, वो सारी चीज़ें हम इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखें। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला एक केस था, न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने स्टेट ऑफ MP बनाम शोभाराम AIR 1966 SC 1910 में निर्णय देते हुए बंदी व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में कहा कि अनुच्छेद 21 और 22 एक साथ यानी एक अर्थ में साथ साथ चलते हैं। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है और दोनों को एक साथ जानना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निर्धारित करने के दो हक हैं जो किसी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लिए जा सकते हैं, केवल स्वेच्छाचारी वचन को रोकते हैं। और अनुच्छेद 21 यह संकेत करता है कि वह कानून क्या होना चाहिए, ना ही अनुच्छेद 22 ऐसा कहता है कि अनुच्छेद 22 निसंदेह एक प्रकार से अनुच्छेद 21 के उद्देश्यों को विकसित करता है। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी दो प्रकार की हो सकती है। तो दो प्रकार की जो गिरफ्तारी हो सकती है वो कौन कौन सी है? सबसे पहला है नंबर 1 सामान्य दंड विधि के अधीन, और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन। यानी इन दो प्रकार की गिरफ्तारियां की जाती हैं। यानी एक पहला सामान्य दंड विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारियों के संबंध हैं या गिरफ्तारियों से संबंधित हैं और उस प्रक्रिया को स्थापित करते हैं जिसका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 खंड 3, 4, 5, 6 और 7 निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित है और उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं कि जिनका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब जो अनुच्छेद 22 खंड 3, 4, 5 और 6, 7 निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं जिनका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना आवश्यक है। तो वो क्या क्या है, चलिए हम जानते हैं उनके बारे में। सामान्य विधि के अधीन व्यक्ति को यानी सामान्य विधि के अधीन व्यक्ति की गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित 4 अधिकार देता है। वो 4 अधिकार आपको जानने हैं। कौन कौन से अधिकार हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यदि पुलिस करती है तो उसके सामान्य अधिकार जो हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें हमें देखना है कि किसी विदेश, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये 4 अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये 4 अधिकार नहीं दिए जाते हैं? एक है विदेशी शत्रु, यानी कोई भी विदेशी देश के साथ कोई देशद्रोह करता है या कोई विदेशी शत्रु है, तो ये 4 अधिकार उन व्यक्तियों को नहीं दिए जाते। दूसरा है निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, यानी किसी ने बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध किया है तो उसके लिए भी ये 4 अधिकार नहीं हैं। सामान्य यानी हम कह सकते हैं सामान्य दंड विधि के व्यक्ति के लिए ये 4 जो अधिकार हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, यानी राइट टू नाउ द केसेस ऑफ अरेस्ट। अनुच्छेद 22 1 गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को बंदी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताने का आदेश है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बंदी को गिरफ्तार किया जाता है और जो
पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करता है तो उस बंदी यानी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको किस केस में अरेस्ट किया गया है, उसका दोष क्या है, तो उसके बारे में उस बंदी गिरफ्तारी को जानने का अधिकार पूरा है। यदि गिरफ्तारी के कारणों को देरी से दिया जाता है तो उसे पर्याप्त कारण होना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तारी के कारणों का बताया जाना बहुत देर से बताया जाता है, यानी उसको नहीं बताया जाता है, समय लग जाता है, तो उसका सही और बाध्य कारण पता होना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कारण था जिसको ये बताने में समय लगा। बंदी को जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी उसका गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। यानी मान लीजिए बंदी गिरफ्तारी कोई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जमानत पर छोड़ भी दिया जाता है, फिर भी उसका ये अधिकार रहता है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया था, उसके कारण जानने का अधिकार उसका अभी भी बना रहता है, ताकि वो अपनी उचित व्यक्ति यानी एक कोई अच्छे सलाहकार वकील से वो अपनी सलाह लेकर के और अपना बचाव रख सके। ठीक है, तो ये जो कारण होता है पहला कारण है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गिरफ्तार के कारणों को जानते हुए बंदी व्यक्ति अपने बचाव में अच्छी तरह से तर्क पेश कर सकता है किसी भी वकील की सहायता या परामर्श लेकर के। दूसरा पॉइंट है अपनी पसंद के वकील से बचाव रखने का अधिकार, राइट टू बी defined by the advocate of his one choices। प्रत्येक बंदी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना बचाव करने के लिए अपने पसंद के वकील करे। इसमें एक केस हुआ था हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य का, AIR 1979 SC 1377 में निर्णय दिया गया कि प्रत्येक सिद्ध दोष व्यक्ति जो गरीबी या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त नहीं कर सकता, उसे निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है, अन्यथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण परीक्षण अवैध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी को व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के कारण या उसकी अशिक्षित होने के कारण उसको कानूनी जानकारी के बारे में उसको या कोई वो कानूनी सलाह नहीं ले पा रहा है, तो उसका ये अधिकार अनुच्छेद 21 देता है कि उसको जो है सरकारी वकील के माध्यम से उसको कानूनी सलाह दी जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, 24 घंटे के पास यानी 24 घंटे में पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। कहने का मतलब ये है राइट टू बी प्रोसीड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। बंदी बनाए जाने के बाद यात्रा का समय निकालकर उसे 24 घंटे के भीतर किसी पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब एक केस आया, जो केस था गणपति केशव राम बनाम नसीफुल हुसन AIR 1954 SC 636। ठीक है, अगला पॉइंट था 24 घंटे से अधिक निरोध मजिस्ट्रेट के सामने या आदेश के बिना नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि पुलिस किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को कस्टडी में 24 घंटे से अधिक यदि लेती है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को वो अगर कस्टडी में रखती है तो उसके लिए किसी भी मजिस्ट्रेट से आदेश लेना आवश्यक है। और दोनों में अंतर यह है कि पहले निरुद्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहता है और दूसरे में न्यायालय की हिरासत में। यानी 24 घंटे के बाद न्यायालय किसी भी न्यायालय से लिखित में लेकर के आदेश लेकर के और उसको फिर क्या करा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो वो न्यायालय की हिरासत या न्यायालय की कस्टडी में माना जाता है। ऐसे ही केस था CBI बनाम अनूप J कुलकर्णी 1952 3 SC 141 में निर्णय दिया गया कि जब किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे 15 दिन तक पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिन की समाप्ति के बाद उसे केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकता है, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर 24 घंटे की अवधि समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति को कस्टडी में अगर और आगे रखा जाना है तो उस व्यक्ति को आगे की कस्टडी में रखने के लिए वहाँ के किसी भी न्यायालय से क्या करना होगा, आपको अनुमति लेनी होगी और उसको फिर आगे की 15 दिन की कस्टडी में, जो कि वो न्यायालय की कस्टडी कही जाती है, तो उसको आगे रखा जा सकता है। ठीक है। यदि 15 दिन समाप्त होने के बाद उसे केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकता है, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। यदि अन्वेषण 90 या 60 दिन में पूरा होता है, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है 90 या 60 दिन में पूरी नहीं होती है, तो अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 167 के अधीन जमानत पर क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यानी 90 से 60 दिन पूरा नहीं होता है यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 167 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं आगे की। इसी तरीके से केस था जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 1994 4 SC 260 में अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जो अधिकार दिए थे, वो क्या अधिकार हैं, वो आपको समझना और जानना बहुत आवश्यक है। तो पहला अधिकार है, बंदी की प्रार्थना पर पुलिस उसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान की सूचना उसके मित्र या संबंधियों को देना आवश्यक होता है। किसी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसकी जानकारी उसके परिवार या मित्रजनों को देना पुलिस का कर्तव्य पहला बनता है। दूसरा पॉइंट है, जब गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसे इस अधिकार की जानकारी देता है, यानी जो भी उसके अधिकार है उसके बारे में पुलिस क्या करता है, उसकी जानकारी देता है, पुलिस उसकी जानकारी देती है। पुलिस को पुलिस डायरी में इस संबंध में प्रविष्टि करना जरूरी है कि गिरफ्तार की सूचना किस व्यक्ति को दी गई थी। उक्त सुरक्षाएं अनुच्छेद 21 और 22 का में अंतर्निहित हैं। न्यायालय ने सभी मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिया कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने पर यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है या